बताइए। क्या आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? आपको ओ ए लेवल्स दोनों को फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। अगर मैं वन वर्ड डेफिनेशन इस्तेमाल करूं फॉर दिस इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, तो व्हाट इज इट? इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ, जी भाई, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट इज इट? सबसे बुनियादी तौर पर किस चीज की पढ़ाई को कहते हैं? स्टडी ऑफ व्हाट? जी जनाब, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ग्रेट हो गया जी सर, इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है जी। इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो इस चैप्टर में जो सबसे बुनियादी तरीन हमारे पास बात है वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्जेस या इलेक्ट्रिकल चार्ज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का कॉन्सेप्ट है, मैंने कल इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन करने की कोशिश की। मैंने कल इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आप प्लीज़ मुझे बता दें कि कल के लेक्चर में चार्ज के बारे में क्या क्या पढ़ा गया। चार्ज को सबसे पहले एक क्या बोला गया? चार्ज के बारे में कल के लेक्चर में आपको 4 बातें मुझे लगता है पढ़ाई गई। कौन सी? नंबर 1 ये कि सर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है और जिसका मतलब ये था कि सर इसका सिंबल है Q और इसकी यूनिट्स हैं कूलम्स। ठीक है। फिर हमने कहा सर ये फिजिकल के साथ साथ एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। जब हमने इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोला तो फिर हमें इसका कोई फार्मूला बनाना पड़ा और इसके 2 फार्मूले मैंने बनाए। एक था जी Q इज इक्वल टू IT के हिसाब से और फिर एक और भी था Q इज इक्वल टू N इंटू E के हिसाब से कि सर इसका इलेक्ट्रॉन्स के साथ ताल्लुक है, इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने के साथ। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, उतना ज़्यादा चार्ज होगा, उतना ज़्यादा पॉजिटिव या उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात पढ़ाएगी। फिर तीसरी चीज़ पढ़ाएगी कि यार ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब आपको ये पढ़ाएगा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी में फिर हमें क्या बताना पड़ा? सर डायरेक्शन तो नहीं है, डायरेक्शन नेचर का ताल्लुक जरूर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर की बात जरूर है। Q=IT असल फॉर्मूला था। फिर यहाँ पे अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, ये कूलम्स अगर आप IT के हिसाब से देखते हैं तो आप कूलम्स की यूनिट्स क्या बनाएंगे? I एम्पेयर T सेकेंड्स, AS एम्पेयर इनटू सेकेंड्स। अगर आप चार्ज को कहें कूलम उसकी यूनिट है या फिर अगर आप कहते हैं एम्पेयर सेकेंड उसकी यूनिट है तो दोनों बातें ठीक है। अच्छा, Q=IT हो गया, Q इसका सिंबल हो गया, यूनिट उसकी, ओके ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में ये तो कहा गया कि डायरेक्शन कोई नहीं, ये कहा गया कि डायरेक्शन कोई नहीं, लेकिन हाँ नेचर जरूर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर का कॉन्सेप्ट जरूर है कि इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिव, प्रोटॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव। ठीक है। फिर हमने कहा कि यार व्हाट इज इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, एटम के बाहर होते हैं, पता नहीं लूज होते हैं या गेन होते हैं। लूज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है, गेन होते हैं तो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये वाली सारी बात हमने की। ठीक है। फिर हमने एक और आखिरी जो बात की थी वो एक फैक्ट था हमारे पास। वो क्या फैक्ट था कि जी लाइक चार्जेस व्हाट वुड दे डू? लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एंड जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। सो फिजिकल क्वांटिटी का हमें समझ आ गया कि चार्ज इज द फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी समझ आ गया कि उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है। और उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक था वो मैंने Q=NE समझा दिया। स्केलर क्वांटिटी समझा दिया। एक फैक्ट भी समझा दिया कि जी लाइक चार्जेस प्लस प्लस वुड रिपेल ईच अदर एंड प्लस माइनस वुड अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो एनी क्वेश्चंस प्लीज? एनी क्वेश्चंस प्लीज? जी जनाब। जी कुछ एक्स्ट्रा बातें भी लिखवाई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं,
अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में 2 चैप्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में हमारे पास ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स हैं, और वो क्या हैं 2 चैप्टर्स? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में 2 चीजें, बेसिक चार्ज का तो मैंने मतलब समझा दिया है, एज अ क्वांटिटी फिजिक्स में एज अ क्वांटिटी वाली बात तो इंट्रोड्यूस कर दी है, ठीक है। अब जो अगली बात इंट्रोड्यूस करनी है वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में 2 चैप्टर्स हैं। इसका पहला चैप्टर होता है क्या जी सर? इसका पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसका जो दूसरा चैप्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके जी, जो भी है जी। सो पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आज हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी। इस पहले चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त इलेक्ट्रो, there is a word electro and there is a word static. इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रॉन या चार्ज। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी। हाँ जी, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? जी प्लीज ये बताएंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स that deals with the study of charges at rest, that deals with the study of stationary charges or the charges that are static or the charges that are at rest. जी भाई, तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को बाद में पढ़ाऊं, इसको मैं कहूं जी दिस इज चैप्टर नंबर 1, इसको भी पढ़ाऊंगा दिस इज चैप्टर नंबर 2, इसको बाद में पढ़ाऊंगा तो उसको डिफाइन भी नहीं करता, अभी इसको डिफाइन भी नहीं करता, इसको मैं डिफाइन भी नहीं कर रहा, मुझे इसको डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है? इट इज जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में व्हाट इज इट? इट इज द ब्रांच, आज का टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। पहले साइंस है, उसमें फिजिक्स है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल फिजिक्स है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स से आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक है। सो इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स that deals with what? That deals with the study of stationary charges, that deals the study of stationary static charges, that deals the study of static charges, that is charges at rest, that is क्या जी? charges at rest। क्योंकि जब चार्ज मूव करने लगा, अगर चार्ज मूव करने लगा तो बड़ी लंबी चौड़ी साइंस पैदा हो जाएगी। चार्ज अगर मूव करने लगेगा तो इलेक्ट्रिकल करंट तो पैदा होगा ही होगा, कोई मैग्नेटिज्म भी पैदा हो जाएगी। चार्ज के मूव करने से आगे फिर नई साइंस निकल आती है, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली साइंस निकल आती है, या फिर आगे उससे भी आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकल आता है। जब चार्जेस मूव करने लगते हैं तो अभी हम चार्जेस को मूव नहीं कराएंगे, अभी हम बिल्कुल स्टेशनरी चार्जेस की बात करना चाहते हैं। और स्टेशनरी चार्जेस में चार्ज का वंस अगेन कॉन्सेप्ट तो वही है कि सर चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज का एक फार्मूला है, चार्ज का एक फिर एक काम करें, अगर मैं चार्जेस को मूव नहीं कराऊंगा तो फिर आप मुझे बताएंगे कि मैं चार्ज का फार्मूला क्या लिखूं? फिर चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? करंट तो मूवमेंट है, मूवमेंट की तो बात ही नहीं हो रही। अगर मूव कराऊंगा तो आईटी वाले को फॉलो करूंगा, अगर मूव नहीं कराऊंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कितने निकाल लिए, कितने एक्स्ट्रा डाल दिए, एनई ही काफी है। फिर मैं एनई वाला फार्मूला फॉलो करूंगा कि जी कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स सब्ट्रैक्ट हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, लूज हुए हैं, गेन हुए हैं, ऐड हुए हैं, सब्ट्रैक्ट हुए हैं, जो भी हुआ है, ठीक है। फिर मैं आईटी वाला फार्मूला देखें, वैसे तो 2 फार्मूला ना, बिकॉज चार्जेस की तो 2 बातें पढ़नी है, चार्जेस एट रेस्ट भी पढ़ना है, चार्जेस की मूवमेंट भी पढ़नी है, ठीक है। तो जब एट रेस्ट का काम करें, अगर हम एट रेस्ट का काम करें तो चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होगा? N into E।
अगर हम मूवमेंट की बात करें तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू टी, कितनी देर के लिए चार्ज मूव कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली होता है करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज नॉट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर एक टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है जी सर? असल में यहाँ जो चैप्टर पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है? करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना है। करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होगा? मूवमेंट ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ चार्जेस उसका मतलब होगा, है जी? जी, तो मैंने भी नहीं पढ़ाना ना। जब चार्ज को मूव कराऊंगा तो कोई आईटी वाला फार्मूला आएगा और फिर बाकी फार्मूले आएंगे, ये तो मेरा बात का काम है। अभी तो जो चार्ज मैंने जस्ट देखना है कि चार्ज है कितना, चार्ज है कितना, वो ये वाली साइंस है जी। जी भाई, सो 2 चैप्टर्स हम बिल्ड कर रहे हैं, 2 चैप्टर्स की हम बात बिल्ड कर रहे हैं, और हमने सबसे पहला चैप्टर जो बिल्ड किया है वो कौन सा है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस और स्टडी ऑफ द चार्जेस दैट आर एट रेस्ट। जी भाई, ये आपका इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। यहां तक आपका इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, और अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। इस इंट्रोडक्शन के बाद किसी के पास सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी, इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। लिख चुके हैं तो मिटा दो, मैं इस पेज को मिटाना चाहता हूँ। मैं सिंपल स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस की बात करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहली बात मैं ये करूँ कि जी चार्जेस को डेवलप कैसे किया जाता है, मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अ चार्ज की बात करूँ। नीचे लिख दें प्लीज। अच्छा चलो, अच्छा मैंने यहाँ फिर बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ जब आंख पड़ेगी इसके ऊपर तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने जी। चलो जो भी है, बस मैं चाहता हूँ इसको, हाँ जी ठीक है जी। ओके, बेसिक सिर्फ 2 मिनट, नीचे लिख दें प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। ओके सर, इसको मिनिमाइज कर लें, किसको? अच्छा बस जो भी, मैं इसको, आप लिख चुके होंगे यार, नोट कर चुके होंगे। बेसिक बात तो कल के लेक्चर में नोट की हुई थी, यहाँ मैंने बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैंने लिखा हुआ है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी अगला चैप्टर है। अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, अगले चैप्टर में जाके मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। आखिरी सेंटेंस लिख रहे हैं, चलो जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए प्लीज। अच्छा, जब आप ये लिख चुकेंगे तो लेट मी टेल यू, मेरे पास जो सबसे पहली बात है, मेरा जो सबसे पहला आइडिया है वो ये है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डेवलप कैसे करते हैं, तो आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है जी। चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, बच्चे कह रहे हैं हटा दें सर। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाके लिखता हूँ जी। फिजिक्स में क्या पढ़ा रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल वाली फिजिक्स। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में क्या पढ़ा रहा हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा रहा हूँ? चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट। चार्जिंग एन एटम नहीं, देखो भाई मेरी बात सुनो, चार्जिंग एन एटम फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है? ये टॉपिक है मेरा, प्लीज बताइए। चार्जिंग एन एटम, एटम को कैसे चार्ज करेंगे? ये तो केमिस्ट्री में होता है ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, मेटल्स विल ऑलवेज लूज, नॉन मेटल्स विल गेन। ये सारी बातें तो मैं आपको केमिस्ट्री में सिखाता हूँ। ओके, मैं भी उस केमिस्ट्री की तरह की बात नहीं करना चाहता, मैं फिजिक्स की बात करना चाहता हूँ। मैं एक एटम को नहीं, एक फुल फ्लेज ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहता हूँ। मैं एक पूरे ऑब्जेक्ट को, फिजिक्स का ताल्लुक एटम के साथ नहीं, फिजिक्स का ताल्लुक उस चीज के साथ है जो नजर आती है, प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ ताल्लुक है। तो ऑब्जेक्ट की चार्जिंग की बात करनी है मैंने, किसी भी ऑब्जेक्ट, प्रॉपर ऑब्जेक्ट की चार्जिंग की बात करनी है।
तो काम करते हैं जी, हेडिंग दीजिए प्रॉपर, मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर जनरली न्यूट्रल। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट तो जनरली क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज जनरली न्यूट्रल। क्यों जी, क्यों न्यूट्रल क्यों होता है? सर उसमें वो एटम्स से मिलकर बना होता है। एटम्स में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम्स न्यूट्रल होते हैं, हर एटम न्यूट्रल होता है। तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे आप एटम के बारे में कहते हो, एटम इज जनरली न्यूट्रल, उसी तरह ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो जनरली न्यूट्रल। एटम में आप कहते हो कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट के बारे में कहूं कि जी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम है? जैसे आप एटम, न्यूट्रल एटम के बारे में कहते हो, एक काम करोगे, अभी जिस पेज पे मौजूद हो, इस पेज के हेडर पे कुछ लिखोगे? अच्छा, इससे पहले के, बल्कि लिखो, अभी के अभी लिखो, मैं नीचे लिखूं, आप इस पेज के हेडर पे लिखो क्या? एक दो जुमले लिखने हैं। जब आप कहोगे एटम इज न्यूट्रल, क्यों? Because the number of electrons is equal to the number of protons। ये जुमला है ना। इसी तरह अगर आप पेज के हेडर पे लिख दो an object is neutral, atom is neutral, और अगर मैं कहूं an object is neutral, an object is generally neutral because क्यों? An object is generally neutral because the number of negative charges is equals to the number of positive, एक सेकंड रुकिए, number of negative charges equals to number of positive charges। इस बात को आप पेज के हेडर पे लिख सकते हैं, इस बात को आप पेज के हेडर पे लिख सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं एटम इज न्यूट्रल because the number of electrons is equal to the number of protons। This is chemistry। And if I say for an object to be neutral, if I say physics में कि an object is neutral, what does this mean? It means कि जितने उसमें negative charges हैं उतने ही उसमें positive charges हैं। Atom is neutral because number of electrons equals to the number of protons। Object is neutral because positive and negative charges are equal। अब वो charges क्यों थे? केमिस्ट्री है यार। एटम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना, वो थोड़ा केमिस्ट्री है यार, इग्नोर ना करें केमिस्ट्री को। फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्या हम एटम में जाएं, इलेक्ट्रॉन में जाएं, प्रोटॉन में जाएं, जनरल किसी भी ऑब्जेक्ट की हल्का बुल्का ताल्लुक तो उसका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ है, बल्कि प्रोटॉन्स का तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? प्रोटॉन्स के साथ ताल्लुक तो मैं कल ही खत्म कर चुका था कि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो तो ना लूज होते हैं तो ना गेन होते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूज होते हैं या गेन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट का। हाँ जी, तो ऑब्जेक्ट को अगर आपने चार्ज करना है, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन कराने हैं, उसके हर एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं या उसके हर एटम को इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। ठीक है, खैर बहरहाल मैं आऊंगा इस बात की तरफ। इसको बस पेज के हेडर पे लिख दीजिए। लिख चुके हैं तो मैं इसको मिटाने लगा हूं। जी ओके, टॉपिक क्या था? वापस आते अपने टॉपिक की तरफ। मेथड्स, हमने क्या पढ़ना जी? मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अ चार्ज, मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑन व्हाट? ऑन एन ऑब्जेक्ट। जी भाई, क्या पढ़ाना जी? मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। चार्ज को डेवलप करना है ऑन एन ऑब्जेक्ट। हाँ जी, मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अ चार्ज। नहीं फातिमा, आपने तो
डिस्चार्जिंग बोल दिया, अर्थ करना या ग्राउंड करना, वो तो डिस्चार्जिंग है। मैं चार्ज डेवलप करने की बात कर रहा हूँ, मैं तो चार्ज डेवलप करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप तो डिस्चार्ज करने की बात कर रही हैं। मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट आर, क्या क्या मेथड्स हैं जी चार्ज डेवलप करने के? मेथड्स क्या हैं? चार्ज डेवलप करने के मेथड्स क्या हैं? ओ यस, फ्रिक्शन। नंबर 1 मेथड्स में जो सबसे पहला मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सबसे पहला मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय, वी कॉल इट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फिर है जी चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या फिर पहले क्या दो, चार्जिंग बाय physical contact of two charges, charging by physical contact of two charges, या charging by physical contact, सिंपल ही लिखो। और तीसरे नंबर पे जाके लिखो चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जी, ये 3 आज मैंने टॉपिक्स पढ़ाने और समझाने की आपको कोशिश करनी है। पहला टॉपिक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा टॉपिक है चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, और तीसरा टॉपिक है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तीसरा टॉपिक है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक हो गया? ओके, सो पहले वाले मेथड पे चलते हैं। पहले वाले मेथड पे चलते हैं। व्हाट इज दिस पहले वाला मेथड? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा वाला मेथड में समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज सबसे पहली बात सुनिए, व्हाट इज दिस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या होता है सर? फ्रिक्शन तब पैदा होती है जब दो चीजों को आपस में रब किया जाता है। फ्रिक्शन कब पैदा होती है? जब दो चीजों को आपस में रब किया जाता है। और जब हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं, अच्छा, रब करने से फ्रिक्शन पैदा होती है। फ्रिक्शन करने से एनर्जी पैदा नहीं होती, एक थोड़ी हीट एनर्जी टाइप पैदा नहीं होती है? हीट एनर्जी पैदा नहीं होती। चलो जो भी एनर्जी है, मैं इस वक्त एनर्जी नहीं बताना चाहता, बस मैं कहना चाहता हूं अगर मैं दो सरफेस को आपस में रब करूं तो वन ऑफ द सरफेस, उसके जो सरफेस के ऊपर के जो एटम्स हैं, और जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे? वन ऑफ द सरफेस, the atoms on one of the surface will lose electrons and the atoms on the surface of the other object will gain the electrons. हाँ जी, हकीकी तौर पर तो चार्ज का लेना देना इलेक्ट्रॉन के लूज होने और इलेक्ट्रॉन के गेन होने के साथ ही है। तो फ्रिक्शन में भी क्या होगा? फ्रिक्शन में भी क्या होगा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जरा डिटेल लिखने की कोशिश कीजिए। whenever two objects are rubbed against each other, whenever two objects are rubbed against each other, whenever two objects are rubbed against each other, please tell me what will happen. And one of the atoms on one of the surface will lose its electrons, which will be gained by the atoms on the other surface, on the surface of the other object. ठीक है? So क्या होगा? The atoms on one of the surface, the atoms on the surface of one of the object, the atoms on the surface of one of the object will lose its electrons. The atoms on the surface of one of the object will lose its electrons and hence and become what? Become positively charged. Become क्या चीज? Become positively charged.
the atoms on the surface of one of the object will lose its electrons and become positively charged. यहां तक किसी को परेशानी है जी? These lost electrons, these electrons will be gained. These electrons, जो the lost electrons हैं, सर ए लेवल्स वाले बेशक ना लिखें, क्यों जी, क्यों ना लिखें? लिखें भाई, लिखें, सब कुछ लिखें, सब कुछ लिखें, सब कुछ लिखें। थोड़ा थोड़ा मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडिशन करता जाऊंगा, सबने लिखना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बेसिक्स भी है और बीच में कुछ ना कुछ नई बात भी आएगी। Whenever two objects are rubbed against each other, the atoms on the surface of one of the objects will lose its electrons and become positively charged. Hence, the atoms on the surface of the other object, hence the atoms on the surface of the other object will what? Will gain these electrons, will gain these electrons and become, क्या जो चीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, become and become negatively charged, and become negatively charged, and become negatively charged. यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी? Whenever two objects are rubbed against each other, the atoms on the surface of one of the object will lose its electrons and become positively charged, and hence the atoms on the surface of the other object will gain these electrons, become negatively charged. यहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी को परेशानी नहीं होगी। इसकी अगर आप मुझसे एग्जांपल लोगे तो फॉर एग्जांपल किस चीज को किस चीज के साथ रब करूं, है जी? वो क्या कहते हैं, अक्सर एग्जांपल होती है, बचपन से सुनते होंगे छठी क्लास में, कि सिल्की अगर बाल हों और उस पे अगर कंघी की जाए, ठीक है, सिल्की बालों पर अगर कंघी की जाए, ठीक है, तो बाल क्या करते हैं और कंघी क्या करती है? आई थिंक बालों के सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स उतर जाते हैं और कंघी जो प्लास्टिक है उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाते हैं। सो मैं एग्जांपल देता हूं, या फिर वो कहीं एग्जांपल आता है, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ क्लॉथ, तो इफ अगर ग्लास की रॉड इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है तो क्लॉथ उनको गेन कर लेगा, क्लॉथ लूज करता है तो ग्लास की रॉड उनको गेन कर लेगी। ये हमसे भी यहाँ नहीं पूछा जाएगा कौन लूज करेगा तो कौन गेन करेगा, ये कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा केमिस्ट्री की बात है, ठीक है? हाँ, स्केल एंड पेपर चिट्स देखते हैं, नो स्केल्स एंड पेपर चिट्स की बात नहीं हो रही, ये एक अलग चीज है। हाँ, ये एक अलग चीज है, बलून और सर के बाल, ये एग्जाम्पल ठीक है, बलून को और सर के बालों को अगर आप आपस में रब कर दें, ठीक है, तो ये काम हो सकता है, तो ये काम हो सकता है कि सर के बाल ट्रांसफर कर दें। अहमद जफर, आपने शायद अभी हमें ज्वाइन किया है बेटा, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि एएस की क्लास हो रही है, A2 के लिए प्लीज जाके सरली की क्लास अटेंड कीजिए। यहाँ पे और कौन कौन A2 का हीरो है? कोई और A2 का बच्चा तो नहीं बैठा हुआ भाई? A2 वाले बच्चों से गुजारिश है कि प्लीज आके सरली की क्लास अटेंड करें। अच्छा, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, गौर से मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पे बात पढ़ रहे हैं कि जनाब दो चीजों को रब करोगे तो एक आधी चीज इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। अब हम किसकी एग्जांपल दें? फॉर एग्जांपल हेयर एंड कॉम, फॉर एग्जांपल व्हेन हेयर और कॉम की एग्जांपल देते हैं। हेयर एंड कॉम में क्या होता है, जब आप when we comb the hair, when we comb our hair, बाल थोड़े फैल से जाते, नहीं फैलना तो बात की बात है, फैलना उनकी बात की बात है, उनकी बेसिक कहानी क्या है, जब हम बालों की कंघी करते हैं, बाल, इफ आई से बाल इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो कॉम्ब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। अच्छा, तो फिर जिसने लूज किए हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, जिसने गेन किए हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। ओके हो गया। फॉर एग्जांपल इन व्हेन वी देखें जी, व्हेन हेयर आर combed, the hair lose electrons and become positively charged, whereas the comb
gains gain electrons, whereas the comb gain electrons, and hence become what? Become negatively charged. Become negatively charged. जी भाई, यहीं पर एक और बच्चे ने एग्जांपल दिया कि सर अगर हम बाल पर, अपने सर के बालों पर किसी बलून को रगड़ेंगे, हाँ तब यही होगा कि सर के बाल अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाते हैं तो बलून उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर जाएगा, ठीक है। फिर उस बलून को अगर आप किसी दीवार के पास लेके जाएंगे तो वो दीवार के साथ चिपक जाएगा। ये अगली बात है बेटा, ये अगली बात है कि सर वो बलून जो है वो दीवार के साथ चिपकेगा क्यों, वो तो फिर आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तरफ बात को लेके जाऊंगा मैं। फिर तो मैंने वहां पे आगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझानी। अभी तो मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि जब दो चीजें आपस में रब की जाती हैं तो कोई एक आधी चीज इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है और कोई दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। कौन इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, कौन इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ये हमारा कंसर्न नहीं, ये केमिस्ट्री का कंसर्न है। एक एग्जांपल आपको दे दी गई है कि अगर मैं कहूं, अगर, अब आई डोंट नो क्या पता उल्टा है साहब, आई डोंट नो, मैं बीइंग फिजिक्स की क्लास में मैं अपनी केमिस्ट्री झाड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। क्या पता हेयर जो है कॉम इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और हेयर इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। बीइंग अ फिजिक्स टीचर मुझे नहीं पता। हाँ, केमिस्ट्री में हमें पता है कि यार बल नहीं बोलनी बात, केमिस्ट्री की बात नहीं करनी। हम कौन सा मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा रहे हैं आपको, केमिस्ट्री में तो यही पता है ना कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो हेयर और कॉम में तो दोनों के दोनों ही, यू नो, कॉम भी प्लास्टिक की है और हेयर जो है वो भी कोई ऑर्गेनिक टाइप चीज है, ठीक। वो भी एक पॉलीमर है। खैर नहीं पढ़ाना, क्या पढ़ाना है, एक आधी चीज पॉजिटिव हो जाती है, दो चीज रब करो, एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन। सो इसका मतलब है चार्जिंग हुई कैसे। चार्जिंग का बेसिक फिनोमेना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है जी। चार्जिंग एक्चुअली हैपेंस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा पार्टिकल है जिसकी मूवमेंट से या जिसके ट्रांसफर होने से चार्ज डेवलप होता है। चार्जिंग होती है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट की बुनियादी चीज क्या है, चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट कैसे होता है सर जी, ये होता है बाय व्हाट, बाय द ट्रांसफर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, सबसे बुनियादी चीज है, चाहे आप फ्रिक्शन से कराएं, चाहे आप फिजिकल कांटेक्ट से कराएं, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से कराएं, जिस नतीजे पर आप एंड पे पहुंचेंगे वो नतीजा मैंने आपको पहले बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक चीज से निकलकर दूसरी चीज में चले जाते हैं। जिस चीज से निकल जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाती है, जिस चीज में चले जाते हैं वो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। ओ लेवल्स में भी यही है और एएस में भी फ्रिक्शन वाली बात तो यही है। क्योंकि मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक्स तो सबकी दोनों की सेम ही होंगी। ओके, नाउ व्हाट, नाउ इफ आई से कि मैंने आपको क्या पढ़ाना है, इफ आई से मैंने आपको चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट सिखानी है तो जरा उसको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा जी। इधर ही नहीं, इधर नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे जाके, दिस वाज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, पहला काम था। दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दैट इज पहला काम। यहीं पे चलो जाके लिखो, बल्कि मुझे तो मैंने ड्राइंग्स बनानी है तो अगला पेज ज्यादा बेहतर रहेगा जी। दूसरे नंबर पे हमने जाके क्या लिखना है, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। चार्जिंग a neutral object, charging a neutral object by physical contact with a क्या, charging a neutral object by physical contact with a क्या, 2 मिनट रुके, charging a neutral object by the physical contact with a charged object। जी भाई, चार्ज करना है हमने किसको, चार्जिंग अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होगा उसको हमने चार्ज करना है। कैसे करेंगे,
बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, उसको किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के साथ टच कराएंगे तो ऑटोमेटिकली चार्ज पैदा हो जाएगा। कैसे देखिएगा जनाब, जरा इसको जरा देखने की कोशिश कीजिएगा कि हमने क्या करना है और हमने क्या नहीं करना। If I say I've got a neutral object, मैं जरा आपको एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। Okay, if I say this is a neutral object, ठीक है, and if I say I've got a charged object, okay, where is the charged object? अच्छा, ऐसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बल्कि एक सेकेंड, नेगेटिव चार्ज है। चलो जी, नेगेटिव चार्ज है जी, हाँ जी। What is this? This is a negatively charged metallic sphere, ठीक है। This is a negatively charged sphere, जो कि ये क्या चीज है? This is insulated stand, ये एक इंसुलेटेड स्टैंड है, जिस स्टैंड के ऊपर ये सफेयर खड़ा है। इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि सर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ट्रांसफर, चार्जेस कैन नॉट ट्रांसफर थ्रू दिस। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है? चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ट्रांसफर थ्रू इट, चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ट्रांसफर थ्रू इट, ये होता है इंसुलेटेड स्टैंड। ओके, तो चार्ज सारे का सारा इधर क्या है? चार्ज रिजाइड्स, ये जो इसका नेगेटिवली चार्ज सफेयर है, इसका चार्ज किधर है? इट रिजाइड्स ओवर द एक्सटीरियर ऑफ द सरफेस। एक और फैक्ट लिखेंगे इधर यहाँ पे, चार्ज resides over the exterior of the surface। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है, तो वो चार्जेस, अगर मैं कहूँ ये भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो मुझे वैसे एक बात बताएं, वैसे एक जस्ट इमेजिनेशन है, जस्ट एक इमेजिनेशन है। एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ना एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लाइक सॉलिड किस्म का बॉल है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के अगर को उसको अगर मैं एक इंजेक्शन लगा दूं, किस चीज का? चार्जेस का इंजेक्शन लगा दूं। ओके, मिसाल के तौर पर मेरे पास चार्ज है, वो कहीं भरा हुआ है, चार्ज मैंने इसके अंदर इंजेक्ट कर लिया किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर, ये सारे नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? ये नेगेटिव इस नेगेटिव को, इस नेगेटिव को, इस नेगेटिव को क्या करेगा? सब के सब एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? सवाल है आप लोगों से, रिपेल करेंगे। रिपेल करते करते कहां तक आ जाएंगे? अगर आपने बिल्कुल कोर में चार्ज इंड्यूस किया है किसी तरह, मैं जैसे इमेजिन कर रहा हूं, तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते करते कहां तक आ जाएंगे? सरफेस तक आ जाएंगे, बिल्कुल सरफेस तक आकर, टॉप मोस्ट सरफेस तक आकर वहीं पे फिर रहेंगे ना। एक दूसरे से दूर दूर चार्जेस रिजाइड ओवर द एक्सटीरियर ऑफ द सरफेस, यहां तक किसी को मसला तो नहीं है। चार्जेस रिजाइड ओवर दी, अगर आप उनके किसी मिडल में भी चार्जेस को आप क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते करते ट्राई टू मूव एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, सो दैट दे फेस मिनिमम रिपल्शन। चार्जेस रिजाइड ओवर द एक्सटीरियर ऑफ द सरफेस, ठीक है, और वो क्या करते हैं? वो एक्सटीरियर ऑफ द सरफेस पर आके दे रिमेन एज फार एज पॉसिबल टू हैव मिनिमम रिपल्शन, टू एक्सपीरियंस मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। Charges reside over the exterior of the surface, charges reside over the exterior of the surface, ठीक है, क्यों? या they spread out, या कहते हैं they reside over the exterior of the surface और they spread away to, एक सेकेंड, एक और जुमला लिखेंगे, charges reside over the, charge resides over the exterior of the surface, या फिर एक और बात लिखें, charges
spread or repel. Charges spread away. Charges spread out. Charges spread out because of repulsion. Charges spread out because of repulsion. Charges spread out to face, to face or to experience what? To experience minimum repulsion. G. Charges spread out because of repulsion to experience minimum repulsion. जी, to face minimum repulsion. और ये कब पॉसिबल है? जितना दूर जाएंगे, जितना स्प्रेड आउट होंगे, ठीक है, उतना, मतलब आई होप आपको समझ आ गई। किसी ने सवाल है तो पूछ लीजिए। कुमैल, क्लास कब स्टार्ट हुई? क्लास स्टार्ट हुआ काफी देर होगी। कुमैल साहब जरा एक काम कीजिए, जल्दी से इसका ये स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला, एक सेकेंड, हाँ पहला पेज यही था। कुमैल, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अभी ये पढ़ा रहा हूं। अच्छा, ये तो जो मेरे पास एक तरफ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट था, अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया वैसे अपना, चार्जिंग अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय फिजिकल कांटेक्ट विद अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैंने इसको स्टार्ट करना है। अभी तो मैंने आपको चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें लिखवाई हैं, अभी अगर आपको थोड़ा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखवा दूं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखवाना चाहता हूं। जरा मुझे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखवाएंगे? कैन आई से इट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस? है जी, कैन आई से कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस? मतलब ये लिखा जा सकता है यहाँ पे कि सर इसमें प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है जी, कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अ मिक्सचर ऑफ, कैन आई से कि व्हाट इज इट? इट इज अ mixture of positive and negative charges evenly distributed। या तो आप ये कह दें, एक सेकेंड, कि जी इसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर कहते हैं द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ये कह सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस is equal to the number of negative charges। या फिर आप ये कह सकते हैं कि चार्जेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर what? Are evenly distributed। हाँ जी, hence neutral, a mixture of positive and negative charges that are evenly distributed, या फिर the number of positive charges is equal to the number of negative charges। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। यहां तक जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में, नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर में व्हाट इज हैपनिंग, आई बिलीव इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या नेगेटिव चार्जेस की तादाद इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्जेस। ये जो आपका नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, इसमें नेगेटिव चार्जेस इज ग्रेटर देन, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं है, नजर आ रहा है कि सर नेगेटिव है तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है, ओवरऑल नेगेटिविटी है। इधर न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही इसके अंदर नेगेटिव होगा जरूर, चार्जेस होते जरूर हैं,
हर न्यूट्रल चीज के अंदर चार्जेस होते जरूर हैं। पेज के हेडर पे आपने क्या लिखा था कि एक एटम अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है, अंदर कुछ चार्ज, कोई चार्ज्ड चीज नहीं है, कुछ तो चार्ज होगा साथ है। वैसे आपको एक बात बताऊं, एक बात का जो मुझे जवाब दीजिए जरा ऊपर से नीचे। इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में मैंने कहा जी कुछ तो चार्जेस होंगे, बस ये होगा कि जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव होंगे। ओके, एटम अगर न्यूट्रल है तो मैं कहूंगा एटम में जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे। एटम में क्या पॉजिटिव नेगेटिव होता है सर? एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मुझे एक बात बताइए, केमिस्ट्री में एक होता है न्यूट्रॉन। जी, न्यूट्रॉन के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर हम न्यूट्रॉन को भी क्या कहते हैं? हम न्यूट्रॉन को भी क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल नहीं होता। अच्छा, तो अंदर से खाली होता क्या? नहीं सर, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर होगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं विच आर इक्वल। न्यूट्रल एटम का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं दैट आर इक्वल। तो एक बात आपको बता दूं, न्यूट्रॉन अगर न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जरूर होगा। और हाँ, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, वो इक्वली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होगा। हाँ, एक बच्चे ने बोल दिया सर वो जो क्वार्क्स की सीन है, हाँ उसमें पॉजिटिव क्वार्क्स भी होंगे, नेगेटिव क्वार्क्स भी होंगे। जितने पॉजिटिव क्वार्क्स होंगे, जितना पॉजिटिव क्वार्क्स का चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव क्वार्क्स का चार्ज होगा, जिसके नतीजे में उसका जो ओवरऑल चार्ज है वो क्या होगा? जिसके नतीजे में उसका ओवरऑल चार्ज 0 होगा। तो अगर किसी चीज को अगर आप न्यूट्रल कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ चार्ज्ड चीज ही नहीं है। हर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। देयर इज अ मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? इट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, एंड दैट मिक्सचर, in that mixture the number of positive charges is equal to the number of negative charges, or you can say the positive and negative charges are evenly distributed. however अगर किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को मैं इसके करीब ले आया, however when a charged object, if a charged object is brought close to the neutral object, is the stand insulated for neutral? हाँ, उसको भी फिलहाल तो मैंने इंसुलेट, वो खुद भी इंसुलेटर ही है इस वक्त, वो खुद भी इस वक्त तो चार्ज है ही नहीं कि इंसुलेटिंग स्टैंड का कोई मकसद ही नहीं। ठीक है मोहम्मद दानियाल, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट क्यों नहीं कर रहा मोहम्मद दानियाल खान, इसलिए कि बेटा वो खुद भी न्यूट्रल ही है, कौन सा उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव, मैं इसलिए इसके इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ लेट मी टेल यू, है तो अभी फिलहाल ये इंसुलेटेड स्टैंड ही है। जी भाई, ये बाद में काम आएगा, ये बाद में काम आएगा। लो जी, अपने टॉपिक पर आता हूँ। टॉपिक मेरा ये कि अगर क्या हो जाए, अगर कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इसके करीब आ जाए, अगर कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ये जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन की टॉपिक है, अगर क्या हो जाए, अभी तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये चार्जेस, लेकिन अगर हम कहें कि कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इसके करीब लाना है तो इनकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाएगी, ये अपने आप को रीअरेंज कर देंगे, ये पोलराइज हो जाएंगे। क्या होता है? however when what happens when a charged object when what happens when a charged object को क्या किया जाएगा? when a charged object is brought near when a charged object is brought near a neutral object, what happens? Charges की जो even distribution है, the even distribution of charges is disturbed, या rearrangement of charges take place, that is known as polarization. However, when a charged object is brought near a neutral object, rearrangement of charges take place, that is polarization will occur. What is meant by polarization? That is
रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। हाँ जी, क्या होगा? When a charged object is brought near a neutral object, polarization will occur, rearrangement of charges take place, rearrangement of charges take place, कैसे? Such that oppositely charged poles are developed. हाँ जी, such that oppositely charged poles are created या developed, जो भी whatever। जी भाई, इसका मतलब क्या है? ये मैंने क्या ड्राइंग बनाई है, इसके लिए मुझे क्या ड्राइंग बनानी पड़ेगी? इसके लिए मुझे ड्राइंग ये बनानी पड़ेगी। यहाँ तक तो मैंने बेसिक नोट्स लिखे हैं जी। यहाँ तक मैंने क्या किया भाई? यहाँ तक मैंने आपको बेसिक नोट्स लिख के दिए हैं कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैसा होता है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैसा होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब अगर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को ले आओ, तो क्या होता है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के करीब अगर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को ले आओ तो पोलराइजेशन होती है। सर क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय पोलराइजेशन? रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस होती है। किस हिसाब से? कि सर कोई पोल्स पैदा हो जाएं। क्या हो जाएं? ऑपोजिटली चार्ज पोल्स। पोल्स मतलब एंड्स आर डेवलप्ड। ऑपोजिटली चार्ज पोल्स या फिर ऑपोजिटली चार्ज एंड्स आर डेवलप्ड। पोलराइजेशन विल अकर। क्या मतलब था जी? पोलराइजेशन मतलब री अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस या फिर डेवलपमेंट ऑफ ऑपोजिट पोल्स या फिर एंड्स। जी, किसको मसला इस बात से? अब इसकी ड्राइंग में आपको कैसे दिखाता हूँ। इसकी ड्राइंग में आपको ऐसे दिखाऊंगा कि अगर ये आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, अगर इसके करीब मैं इस नेगेटिवली दो मिनट रुकिएगा प्लीज, 2 मिनट रुकिएगा।
जी तो भाई, जी जनाब, क्या बात हो रही थी? हम यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ अ चार्ज या चार्जिंग अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय फिजिकल कांटेक्ट विद अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ। और इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आई होप सबके सब मौजूद हैं, सबको मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है जी। एकदम से कोई सिचुएशन होगी, मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ा। जी जनाब, ओके। बुनियादी कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हो चुका है। अब मैं इस पोलराइजेशन को यहाँ समझा रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि दिस इज अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, अगर इस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट is brought near a neutral object, polarization will take place. Rearrangement of charges will take place. What is meant by rearrangement of charges? देखिएगा जरा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो है ये क्या करेगा? कैन यू प्लीज टेल मी? इसमें से ये किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको रिपेल करेगा? है नी? इसने पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है। इसने पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है और नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर देना है जी। इसमें किसी को परेशानी है? अगर आप गौर करें तो क्या चीज है? दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस? अभी भी है तो न्यूट्रल। दिस इज अ पोलराइज्ड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अभी भी है न्यूट्रली, ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हैं। बस क्या हो गया है, पहले इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, positive and negative charges are evenly distributed. Positive and negative charges are evenly distributed if isolated. If क्या? If the sphere is isolated, if the object is isolated. If the object is isolated का मतलब क्या है? If the object is isolated मतलब किसी और चीज के इन्फ्लुएंस में नहीं है, किसी और चार्ज मतलब कोई चीज इसके करीब नहीं है। However, when a charged object is brought near it, फिर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, फिर वो चार्जेस रीअरेंज हुए होते हैं सच दैट कि ऑपोजिट पोल्स डेवलप हुए हों, सच दैट ऑपोजिट पोल्स डेवलप हुए हों। ठीक है, सो हम क्या बात कर रहे थे? हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ पोलराइज्ड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को जब आप इसके करीब लेकर आएंगे तो इसमें पोलराइजेशन हो जाएगी। किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, और करीब लाएंगे और पोलराइजेशन होगी, और करीब लाएंगे और पोलराइजेशन होगी। और अगर अल्टीमेटली आप क्या कर दें, अगर मैं कहूं अल्टीमेटली मैंने इनको टच ही कर देना है, ठीक है, तो जरा गौर से सुनिएगा क्या होगा। तीन स्टेप्स मैंने पढ़ाने हैं। ये आपका सुनो प्लीज, इफ ऐसे मैं इसको ऐसे बनाता हूं, स्टेप नंबर 1, फिर यहां पे पढ़ाऊंगा स्टेप नंबर 2। अब आप मिलके काम करिए, एक काम करिए प्लीज। हाँ जी, यहां तक लिख चुके थे ना? यहां तक लिख चुके थे ना? मुझे बस इतनी बात बता दी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? नहीं, ओके। अब मैं फिर एक काम करता हूं, हेलो जी, अब मैं टॉपिक दोबारा स्टार्ट करता हूं। जी हेलो जी, चार्जिंग अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय फिजिकल कांटेक्ट विद अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, उसका स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2
और यहाँ पे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 में क्या लिखूंगा कि bring a charged object near the neutral object. Bring a charged object. Bring a charged object near a neutral object. Okay. What will happen? Please tell me. Polarization. पहले ड्राइंग बनाते हैं जी। पिछले बेसिक इंट्रोडक्शन को खत्म कीजिए और अगर मैं कहूं कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को टच नहीं कराना अभी, ब्रिंग ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नियर अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्लस 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 डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 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 डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि जी क्या हो गया? पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। पहला स्टेप है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहला स्टेप है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। कोई सवाल है इस पहले स्टेप से? इस पहले स्टेप से रिलेटेड कोई सवाल है? पहले हमने कहा जी जस्ट करीब लेकर ब्रिंग अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नियर अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब क्या कहूं? हाँ जी, हाँ जी, अब क्या कहूं, क्या करें सर जी? अब ब्रिंग द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ब्रिंग the charged object near नहीं, bring the charged object in physical contact with the neutral polarized object। पहले आपने उसको पोलराइज कर लिया था, अब उसको पोलराइज करके जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसको इतना करीब ले आइए कि bring it in physical contact with the neutral polarized object. What will happen? अच्छा जी, इनको इसका टच करा दीजिए। नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को इसका टच करा दीजिए। अब मेरी बात को और से सुनिएगा, जब आप यहाँ पे इनको टच कराएंगे, जब आप यहाँ पे इनको टच कराएंगे तो अब बताइए क्या होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब क्या होगा। When the two charged objects are in contact with each other, ठीक है, तो कैन यू से कि सर ये वाला माइनस इस प्लस से कट जाएगा, ये वाला माइनस इस प्लस से कट जाएगा, ये माइनस इस प्लस से कट जाएगा, ये माइनस इस प्लस से कट जाएगा और ये वाला माइनस इस प्लस से कट जाएगा। ये कैसे कटेगा? हाँ जी, कैसे चार्जेस कैंसिल होंगे? यहाँ तो पोलराइजेशन हुई थी, यहाँ पे क्या हो गया? चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस कैंसल ईच अदर। कैसे न्यूट्रलाइज होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्या होगा जी? कुछ ने कैसा लिखे न्यूट्रलाइजेशन, वहां लिखा था पोलराइजेशन, यहाँ लिखिए न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस। किधर किधर? at the ends, at the touching ends. Neutralization takes place at the touching ends, at the touching ends. Neutralization takes place at the touching ends. कैसे कैसे होता है? By the movement of electrons, actually, yes, by the तो चार्ज हो जाएगा। देख सेकेंड, न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस एट द टचिंग एंड। जो टचिंग एंड्स हैं वो न्यूट्रलाइज होंगे बाय द व्हाट? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू रिमेंबर
यू रिमेंबर एक पिछले पेज पे भी यह क्लास था कि जो भी होगा ट्रांसफर ऑफ, जो चार्जिंग होती है कैसे होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है। देखेंगे जरा, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों से बस ये सवाल है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे। सर ये नेगेटिव था, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम थे, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए हैं। दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज, जहाँ पे आपने दो सफेयर्स को आपस में टच करवाया है, वहां पे जब वो दो सफेयर्स आपस में टच कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एट द प्लेस where the surface touch each other, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन सफेयर टू द अदर। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, अब क्या करेंगे आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब एक ट्रांसफर हो जाएंगे, what do you think, what will you have now, what will you have now? जी, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये साइड तो नेगेटिव रहेगी, ठीक है, ये यहाँ से आपने नेगेटिव उसके साथ काट दी है, इसका ये नेगेटिव 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 ये रहेगा, ठीक है। यहाँ तक परेशानी है तो प्लीज बता दीजिए। ये वाली साइड खाली हो गई, ये साइड क्या हो गई, न्यूट्रल, इसने, और ये वाली जगह और ये वाली जगह क्या हो गया, इधर का माइनस और इधर का प्लस, जी कैंसिल हो गया है, ओके जी। अब स्टेप 3 बताओ फिर क्या करूं, व्हाट शुड बी दिस 3 नाउ, ये क्या हो गया, हाँ जी, व्हाट शुड बी द स्टेप 3 नाउ। सर स्टेप 3 अब ये होगा कि अब इनको एक दूसरे से अलग अलग करें, अब इन दोनों एक दूसरे के अलग अलग करिए, सेपरेट द चार्जेस, separate the charges now, separate the charges, okay, when you separate the charges please tell me क्या होगा, अगर आप इनको यहां से अब हटाएंगे तो क्या होगा, आई बिलीव कि सर चार्जेस अब फिर से क्या हो जाएंगे, चार्जेस फिर से फैल जाएंगे, इसको इधर कर दें और उसको बिल्कुल उधर कर दें, एक दूसरे से इनको बिल्कुल अलग अलग कर दें, ओके बताइए क्या होगा जी, बताइए क्या क्या होगा। सर चार्जेस फिर से फैल जाएंगे, हाँ जी, चार्जेस फिर से फैल जाएंगे, जब आपने सेपरेट कर लिया चार्जेस को, सो क्या होगा, चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल स्प्रेड आउट, जी, चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल स्प्रेड आउट। ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड और चार्जेस, ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना है, सेपरेट दी चार्जेस, नो सेपरेट दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक हो गया, गलती हो गई, यहाँ पे जाके क्या लिखना है जी, separate what, separate the objects, sorry ये लीजिए, separate the objects, separate the objects, जब आप ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करते हैं, अब जरा मुझे एक बात बताइए, क्या फीलिंग क्या आ रही है, हुआ क्या है, क्या फीलिंग आ रही है। सर यहाँ पे अगर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज करो यहाँ पे 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, सपोज करो यहाँ पे 12 चार्जेस थे, ठीक है, अगर यहाँ पे 12 चार्जेस थे, इधर कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो फिर काम करें, यहाँ पे भी 13 और ये 14 थे, तो एक और काम कर लो जी सर जी, यहाँ पे भी एक और डाल दो, ये लो,
that the charges are equal in both affairs. नहीं, equal to some extent yes. अब यूं मतलब कहना मैं बस ये चाहता हूँ, कहना बस मैं ये चाहता हूँ कि बेटा अगर यहाँ पे ना, अगर ये ना करें, मतलब फिर एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, क्या पता नंबर काट ले, क्या पता नंबर काट ले, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको इस चीज का, मजे का काम है ना, मतलब बस काउंटिंग इतना टाइम स्पेंड ना कीजिएगा, बस सिंपल है कि यहाँ पे अगर 14 चार्जेस थे तो अगर 7 उधर ट्रांसफर हो गए तो 7 उधर रह जाएंगे। डोंट यू थिंक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होना चाहिए कि चार्ज कोई जाया तो नहीं होता, चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना जाया होता है, जस्ट वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, I believe, according to the law of conservation of charge, charge is neither created nor destroyed, but it has just transferred from one object to the other. हैं? तो उस बुनियाद के ऊपर तो जितने इधर हैं, ये वाले अगर 7 है, ये वाले भी 7 है, तो 7 + 7 टोटल 14 होने चाहिए थे। यहाँ पर अगर वैसे मैं एक नोट मैं तो लिखवाना चाहूंगा, मैं तो लिखूंगा, एक नोट लिखें, क्या चार्ज इज नीदर क्रिएटेड nor destroyed. Charge can neither be created, charge can neither, बल्कि इसको नोट नहीं, इसको एज अ फैक्ट लिखो जी, एक फैक्ट लिखो, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड not be destroyed, but it can what? But it can what? But it can transfer from one object to the other. But it can transfer from one object to the other. How will we apply this fact on step 2? Step 2 पे भी कर लें, step 2 पे भी मैंने भी देखो इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा गिनने का, मैंने एंड पे आपको कहा यार गिनने का ध्यान रख लें, मैंने दरमियान में या शुरू में इतना ज्यादा ध्यान रखा, एंड पे कहा है कि यार इसको गिनने का, इसकी जो गिनती है थोड़ा सा ध्यान रख लें कि यहाँ पे 10 बनाए तो फिर यहाँ 5 और 5 बनाए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेरी ड्राइंग में भी आपको काउंटिंग में प्रॉब्लम लग रहा है, दिल कर नंबर काट, एक नंबर काट देना गलत था, को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए था, काउंटिंग को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए था, काउंटिंग को नहीं। -10 मार्क्स, ये तो ज्यादती है भाई। मलाइका कौन सा गुस्सा बता रही हो, सवाल ही 2 नंबरों का है, तुम 10 नंबर काट रही हैं, क्या गुस्सा है? सवाल ही 2-3 नंबरों का है, 1 2 3 नंबरों का, एग्जामिनर की मर्जी। नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि 10 नंबर काट ले, 3 नंबरों का सवाल है, 1 नंबर काट के 2 नंबर दे दीजिए, ठीक है। एग्जामिनर साहब जो है ना ज्यादा गुस्से में, नाराज, एग्जामिनर साहब मुझसे नाराज लगते हैं, ठीक है। ये तो आपने बाइस्ड काम किया है, इतना जालिम एग्जामिनर नहीं होता है, उसको नहीं पता होता किसका पेपर है। आपको तो पता था सर ज़हीर का पेपर है, तो आपने सर ज़हीर के पेपर का बेड़ा गर्क कर दिया। चलो ठीक हो गया जी, आगे चलेंगे। ख़याम साहब, ये बड़ी कोई क्या कहते हैं कंस्पिरेसी वाली स्टेटमेंट है, ये मैं नहीं अनाउंस कर सकता। अच्छा, सो भाईजान कोई सवाल पूछना चाहेंगे? कोई सवाल पूछना चाहेंगे? ओ लेवल्स है ना, प्रॉपर ओ लेवल्स है ना। हाँ, अब इस बात की तरफ आते हैं कि ओ लेवल्स में शायद नंबर दे दे, अब ओ लेवल्स में इस काउंटिंग पे शायद वो इतना ज्यादा इसमें नंबर ना काटे, जो आपको पता है ऑर्डिनरी लेवल पे नंबर देने की ख्वाहिश होती है एग्जामिनर की, और एडवांस लेवल में तो उसकी ख्वाहिश ही नंबर काटने की होती है, ठीक है। तो ओ लेवल्स के हिसाब से कोई मसला नहीं है, ए लेवल्स के हिसाब से एक मसला है कि काउंटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, चार्जेस गलत प्रेजेंट हुए हैं। बहरहाल मुझे उम्मीद है जो मैंने समझाना था मैं समझा चुका हूँ। पुत्र, हर चीज जो पढ़ा रहा हूँ तो आपको मुफ्त में नहीं पढ़ा रहा, अब्दुल मोइज कोई मकसद है तो पढ़ा रहा हूँ। ऑफ कोर्स ए लेवल्स में आएगा तो पूछ रहा हूँ, नॉट डायरेक्टली वो उसकी किसी भी पेपर में प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह के सवाल की, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सो चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट में मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा हो गया चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। अब तीसरा कराता हूँ चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जी भाई, देयर इज दिस थर्ड मेथड। व्हाट इज द थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग? दैट इज चार्जिंग by
by electrostatic induction। बस ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मैंने करानी है, इसमें फर्क सिर्फ इतना है, फर्क इसमें भाईजान इतना है कि क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में मैंने फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराना, तो इसके बस स्टेप्स देख लीजिए, इसमें मेरा सीधा सीधा स्टेप्स लिखवाना है। आपने हर स्टेप पे हाँ या ना करना है, आपने हर स्टेप पे हाँ या ना करना है। मेरे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, मैंने उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक चार्ज्ड रॉड की मदद से, ठीक है, क्या करना है, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या करो जी, लिखो जी, चार्ज a neutral object, charge a neutral object by what? Charge a neutral object by using a charged rod, charged rod। लो जी, ये जरा इधर लिख देना प्लीज, by using a charged rod। ओके, लेकिन मेरा मकसद होगा क्या, टॉपिक समझाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना समझाना मेरा मकसद, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना समझाना मेरा मकसद होगा, ठीक है। तो प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिए। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 ये है, bring a charged rod near the neutral sphere। can you please show the, जी जल्दी करो यार, बता रहा हूँ उसी इस लफ्ज को मैं इस स्टेप के थ्रू समझाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेशनरी चार्जेस इंड्यूस होंगे, समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है ये, जब मैं पूरे स्टेप्स पूरे करूंगा खुद ही समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब क्या है। अभी लिखें, चलो, दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। इंड्यूस करना, चार्जेस इंड्यूस कैसे होंगे बेटा, एंड पे इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, मुझे लगता है अभी मैं जो लिख भी दूंगा तो समझ नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ जरा स्टेप्स लिख दीजिए, ब्रिंग charged rod near what? Bring a charged rod near the neutral sphere। Bring a charged rod near but not touching, near the neutral sphere but not near but not touching। एक सेकेंड, near यहाँ लिखें, but not touching, near but not touching जी, charged rod near but not touching the neutral sphere। ओके जी, लेकर आओ जी। ये एक न्यूट्रल स्फीयर, यहाँ से इंसुलेशन जरूर है कि जमीन में न चला जाए चार्ज, इंसुलेट इसलिए करते हैं हो जाए उसकी, आई थिंक अभी समझ आएगी आपको। इसके ना एक चार्ज रॉड को 1 2 3 4 5 6 7, इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को 1 2 3 4 5 6 7 इसके करीब लेकर आइए। ठीक है, ब्रिंग, व्हाट विल हैपन, क्या करें जी, ब्रिंग अ चार्ज्ड रॉड, आ गया जी, नियर बट नॉट टचिंग द न्यूट्रल स्फीयर, वो भी आ गया जी। क्या हुआ,
what is happening? Polarization will take place. क्या हुआ? में क्या हुआ? Once again, polarization takes place. हो गई polarization, हो गई polarization. अब स्टेप नंबर 2 के तौर पर क्या करेंगे आप? स्टेप नंबर 2 के तौर पर क्या करेंगे? अब आपने फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराना, यहां से उसको टच नहीं करना, बल्कि दूसरी साइड से आपने उसको अर्थ कर देना है. पहले क्या किया? ब्रिंग अ चार्ज्ड, ब्रिंग, आई थिंक यू मेड इट रॉन्ग, नेगेटिव अट्रैक्ट. क्या करेगा? प्लस को इधर लाएगा. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, वो गिनती के चक्कर में. जी जनाब, अब ठीक है, अब ठीक है. नेगेटिव ने पोलराइजेशन कैसे किया? नेगेटिव ने प्लस को अट्रैक्ट करना है और नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल करना है. नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल करना है. बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया. अब ठीक हुआ है, गलती हो गई थी. पोलराइजेशन टेक्स प्लेस. ओके ओके. स्टेप नंबर 2 में क्या करूं? स्टेप नंबर 2 में क्या करूं? हाँ जी, अटैच एन अर्थ वायर. स्टेप नंबर 2 लिखो जी. व्हाट इज स्टेप नंबर 2? अटैच एन अर्थ वायर. ठीक है, अटैच एन अर्थ वायर. 5 मिनट प्लीज. मोहम्मद अनाल, जस्ट 5 minutes. Attach an earth wire at the other end. पहला क्या था? Bring a charged rod near but not touching the neutral sphere. Near one end of the neutral sphere. Near one end. इधर लिखे near one end. एक लिखे not touching और लिखे one end. यहाँ के लिखे attach an earth wire at the other end. At the other end of the polarized न्यूट्रल स्फीयर. ये जो आपने जिसको पोलराइज किया है, इस न्यूट्रल स्फीयर के दूसरे एंड पे क्या कर लीजिए? एक अर्थ वायर अटैच कर लीजिए. अर्थ वायर अटैच कर लीजिए. सुनिए जी, देयर इज दिस सर्कल once again. There is this insulation. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 प्लस प्लस प्लस. अब मैं वो गिन गिन के कर रहा हूँ. मलाइका मैडम मेरे नंबर ना काट लें, ठीक है? 7 है, 7 इधर लाए, 7 इधर क्या? क्या करो जी? ब्रिंग एन अर्थ वायर. अर्थ वायर लगा दें जी. अर्थ वायर लगा दें एट द अदर एंड. अर्थ वायर को ऐसे शो करते होते हैं. ये निशान है जी अर्थ वायर का, है? सो क्या किया? ब्रिंग एन, अटैच एन अर्थ वायर, अटैच एन अर्थ वायर एट द अदर एंड. ठीक है? ओके ओके ओके, नहीं लेता. Attach an earth wire at the other end of the polarized neutral sphere. ये polarized neutral sphere है, इसके दूसरे एंड पे अर्थ वायर अटैच कर दीजिए. ठीक है? अर्थ वायर का मकसद क्या होता है? ये इसको कहते हैं जी ग्राउंडिंग विलकर. अर्थिंग, ग्राउंडिंग और डिस्चार्जिंग विलकर. क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या होगा जी? वहां पे तो आपने पोलराइजेशन कराई थी, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? डिस्चार्जिंग. पोलराइजेशन टेक्स प्लेस. यहाँ क्या होगा? डिस्चार्जिंग या फिर अर्थिंग या फिर वी कॉल इट ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग टेक्स प्लेस. क्या मतलब है अर्थिंग का? अर्थ वायर लगाइए. ग्राउंडिंग का, ग्राउंड में चला जाएगा कुछ. क्या? डिस्चार्जिंग, चार्ज खत्म हो जाएगा. चार्ज खत्म हो जाएगा. कैसे? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स
बेसिकली ये क्या करेंगे सर, ये जमीन में चले जाएंगे। क्या होगा सर, ये जमीन में चले जाएंगे। अर्थ वायर कनेक्ट करने का मतलब क्या है? अर्थ वायर कनेक्ट करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू द अर्थ। इलेक्ट्रॉन्स discharging, earthing or grounding takes place due to the transfer of electrons, due to the transfer of electrons from क्या to क्या, from the negative end to the earth। अच्छा, आप में से किसको लगता है कि अब अर्थ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी? अब अर्थ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी? एनीवन प्लीज? क्या आप में से किसी को ये लगता है कि अर्थ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी? क्यों क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं होगी अर्थ नेगेटिवली चार्ज? अर्थ नेगेटिव क्यों नहीं होगी? अर्थ हैज बिलियंस ऑफ चार्जेस, इट्स टू बिग। तो उसको 7, 8, 9, 10 नेगेटिव चार्जेस से 1000, 100, करोड़ चार्जेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अर्थ इज सच अ अफेयर कि उसमें करोड़ तो बहुत छोटी चीज है, करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितने। अर्थ इज टू बिग टू बी चार्ज्ड। अर्थ इज too big to be charged, too big to be charged। Earth is not charged, it is relatively too large। बिल्कुल ठीक है, too big to be charged, so Earth will not be charged। ठीक है, it is too big to be charged। बल्कि सिंपल है, लिखवाने की भी जरूरत क्या है? लिखवाने की भी जरूरत क्या है? तो सर अर्थ चार्ज नहीं होती। अर्थ जो है वो, चलो अगर आपने एक नोट लिखना है तो आप लिख दो कि सिंस अर्थ इज टू लार्ज सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द चार्ज, there is no effect on its charge by the addition or subtraction of some charges, so it is not charged। since एक नोट लिखो जी, since earth is too large, आखिरी बात है बेटा, since earth is too large so there is no effect, so it is not charged, so it is not charged by the addition or subtraction of some electrons। ठीक है जी, so since earth is too large so it is not charged by the addition or subtraction of some electrons। however उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कुछ जरूर हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स जमीन में जरूर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जमीन में जरूर ट्रांसफर हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स जमीन में ट्रांसफर हो जाएंगे, प्लीज बताइए क्या ड्राइंग बनेगी? प्लीज बताइए क्या ड्राइंग बनेगी? What if we are just focusing on one small patch of land? Would that be charged? No, we are never focusing on one small patch of the land। लैंड जमीन का वो पूरे जमीन में फैल जाता ना। और जो भी सिस्टम है, अगर आप एक दफा अर्थ में चले गए, अर्थ कहीं से ब्रेक तो नहीं हुई। ठीक है, अर्थ कहीं पे ब्रेक तो नहीं हुई, तो सारे का सारा नीचे अर्थ के अंदर ही, फिर अर्थ कुछ नहीं होगा। ईमान सॉरी अमार, तो सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, खैर बहरहाल इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब ये जब मैंने कैंसिल कर दिया है, तो व्हाट इज द स्टोरी नाउ? द स्टोरी इज, what is the story now? It is, ये आपके नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 जो भी था। 2 मिनट रुको भाई, 5 क्लास है, मजीद 5 मिनट की क्लास है भैया, 5 मिनट की क्लास है। अच्छा, इसकी वजह से प्लस यहाँ था। ठीक है, ये जो आपने अर्थ वायर लगाई हुई थी, अर्थ वायर की वजह से ये हो गया। दिस नॉट अ स्टेप 3, ये स्टेप 2 का रिजल्ट है। अब बताता हूँ स्टेप 3 क्या है। यहां जाके लिखो स्टेप 3। किसको रिमूव करोगे? व्हाट इज स्टेप 3? आपकी स्टेप 2 की ड्राइंग आ गई ना। स्टेप 2 में जो भी हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर हो गए, तो हमने क्या कहा? हमने कहा सर इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हैं तो ये नेगेटिव साइड खत्म हो गई है। सर ये लीजिए नेगेटिव साइड खत्म हो गई है। अब क्या करें? नाउ स्टेप 3 इज टू
Now remove the earth wire first. Remove the earth wire now. Okay, हटाओ जी इसको। जब आप इसको हटाओगे तो व्हाट डू यू थिंक क्या मिलेगा आपको भी जब आप अर्थ वायर को हटा दोगे? जी क्या करें? हाँ एक सेकंड आता हूँ इस तरफ। एक बच्चे ने कहा सर अगर हमने पहले रॉड रिमूव कर दी तो क्या होगा? पुत्र अगर आपने रॉड रिमूव कर ली तो ये प्लस चार्ज जो है, एक सेकंड जरा बात सुनिए प्लीज, बात सुनिए। अगर मैं ये रॉड रिमूव करता हूँ, अगर मैं रॉड रिमूव, ये मैं अर्थ वायर रिमूव नहीं करता और रॉड रिमूव करता हूँ, अब बताओ क्या होगा? सर ये प्लस चार्ज सारे का सारा क्या कर जाएगा? डोंट यू थिंक ये प्लस चार्ज पहले सारा फैल जाएगा? ओके जब ये फैलेगा तो अब क्या होगा? सर इसको तो ये जमीन ही न्यूट्रलाइज कर देगी, तो जमीन ने इसको सारा काम ही खत्म हो जाएगा हैं। इफ यू रिमूव द वायर फर्स्ट, मतलब रॉड फर्स्ट, ठीक है, तो क्या होगा? जमीन में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या करना है? ऐसा नहीं करना, गलत हो गया ये। हमें पहले क्या करना है, देखते रहिएगा सर जी। पहले जो है ना रॉड को लगे रहने देना है, पहले हमने वायर रिमूव करनी है। रिमूव द अर्थ वायर फर्स्ट, रिमूव द अर्थ वायर फर्स्ट, ठीक है। वायर रिमूव कर दी तो ये अब आपका चार्ज जो है यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज जो है आपका यहाँ पे फैला हुआ है। अब अगर चार्ज यहाँ पे फैला हुआ है, सॉरी फैला हुआ नहीं है, वहां से आपने रिमूव कर दी वायर, वहां से रिमूव कर दी, ये रॉड है, ये वाला एंड पॉजिटिव है। अब क्या करें? अब नाउ वी कैन रिमूव, नाउ व्हाट, नाउ रिमूव द रॉड, नाउ remove the rod. What will happen? What will happen? Charges spread out कर जाएंगे, charges spread out कर जाएंगे। देखते हैं भाई क्या होगा जब आप अब इसको रिमूव करेंगे। अब जब आप इसको रिमूव करेंगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 2 मिनट में खत्म हो जाएगी जी भाई। रिमूव द रॉड now remove the rod. What will happen? Let me tell you. Positive charges will spread out. Charges will spread out. Charges will spread out. जी भाई किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। 5 6 7 जी, किसी को मसला भाई? किसी को मसला है जनाब इस बात से? नो? तो अब किसी ने पूछा था सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है? इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना, प्रोड्यूस करना। It is the production of a charged object on a neutral object. The production or induction of a charge on a neutral object by bringing a charged rod near it but not touching it. एक पूरा प्रोसेस है। इस 4-5 स्टेप्स को, इन 4-5 स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? इन 4-5 स्टेप्स को, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। You can see that we have induced a charge on a neutral object without even touching the rod with it. ठीक है, देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो फ्रिक्शन से हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपने लेफ्ट वाली रॉड से राइट वाली रॉड में चार्ज ट्रांसफर किया। कैसे? बाय टचिंग इट, ठीक है, बाय टचिंग इट एग्जैक्टली, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने चार्ज को इंड्यूस किया इन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विदाउट इवन टचिंग द रॉड। आपने रॉड टच नहीं की, रॉड करीब रखी और दूसरी एंड से कुछ खेलता गया आप उसका, दूसरे एंड से खेलता गया आप उसके साथ। तो अगर आप मुझे यहाँ कहेंगे कि सर जी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो यस अब मैं कुछ जुमला लिख देता हूँ आपको। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? है जी, इट इज द इंडक्शन और
production of a charge on a neutral object. It is the induction or production of a charge on a neutral object by bringing a charged object near it but not touching it. Using an earth wire and using an अर्थ वायर यूज की है और चार्ज ऑब्जेक्ट यूज किया है। दोबारा से सुनिए, क्या किया है आपने? इंड्यूस किया है या प्रोड्यूस किया है क्या? चार्ज किसके अंदर? ऑन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नियर इट बट नॉट टचिंग इट एंड यूजिंग एन अर्थ वायर। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को और अर्थ वायर को यूज करके किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज अगर आप इंड्यूस कर दें तो इस पूरे मेथड को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरी कहानी को स्टैटिक इंडक्शन क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। और अगर इस बात में किसी को मसला है तो सवाल पूछें। हाँ, अगर पॉजिटिव रॉड होती, हाँ, फिर सारा कुछ उल्टा होता। एक बच्चा कहता है सर अगर यहाँ पे पॉजिटिव रॉड होती तो क्या होता? उधर पे सारा कुछ उल्टा होता, यहाँ पे ये नेगेटिव होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाने की बजाय सब कुछ सारा कुछ उल्टा होता। स्टेप्स यही होते, कॉन्सेप्ट यही होता, लेकिन आपकी ड्राइंग में निशानात उल्टे आ जाते। बिल्कुल यही जी। तो भाई यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज आप हाथ खड़ा करेंगे। कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? नो जी जनाब। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जाके मेरा अभी का फिजिक्स का लेक्चर जो है वो एंड होता है। तो बराए मेहरबानी इसको अच्छे से रिवाइज भी लाजमी कीजिएगा ताकि चीज़ें दिल और दिमाग के अंदर रहें। ठीक है पुत्र, चलो ठीक हो गया, ग्रेट हो गया, ओके भाई, दैट्स इट। यहाँ पे जाके मैं फिजिक्स का लेक्चर एंड करता हूँ। ऑल लवर्स वाले बच्चे जाके अपनी बायोलॉजी की क्लास में जाएं। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द रॉड इफ वी टच इट बेटा, तो दिस इज व्हाट हैपन्स। अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को टच करेंगे तो चार्ज इधर से उधर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जाना बेटा, जब हम टच करेंगे तो हमें पता है कि दोनों का इधर से नेगेटिव कैंसिल होंगे, और जब वो नेगेटिव कैंसिल होंगे, तो जब वो नेगेटिव कैंसिल होगा तो चार्जेस वहां से टच हों कैंसिल होगा। तो ये भी एक चार्जिंग का मेथड ही है। ठीक है पुत्र, ये भी एक चार्जिंग का मेथड ही है। टच वाला ये कॉन्सेप्ट है, विदाउट टचिंग वाला ये कॉन्सेप्ट है। विदाउट टचिंग वाले कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पे जाके मैं फिजिक्स का लेक्चर एंड कर रहा हूँ। अभी हम दिस इज 6:20। Then isn't everything gaining and losing? What if they are negative as the sphere is positive? Then it will be neutral. एक सेकेंड पुत्र, जब कहता हूँ सवाल पूछो तब नहीं पूछते हो। If our rod has as many negative as the sphere as positive, then will it be neutral? आप इस ड्राइंग को ना जरा ड्रॉ करके चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप रॉड तो हाँ ठीक है, सारा ट्रांसफर भी हो सकता है, सारा चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है, कुछ चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है और सारा वाला चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि थोड़ा ट्रांसफर करेंगे, सारा ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, isn't everything gaining and losing charge all the time? बस वही कि एक चीज, it's not everything is not gaining or losing। अब असल में आप लोगों ने सवाल एक एक करके बेटा, अब मुझसे प्लीज जरा कोई सवाल ना पूछेगा। ऑलरेडी 4 सवाल विंडो पे लिखे हुए हैं, तो मैं एक एक करके फॉलो करता हूँ। सबसे पिछला जो सवाल था वो जरा फॉलो करता हूँ। जैना पूछती हैं, if our rod has as many negative as the positive as the sphere as positive, then it will be neutral। पुत्र कहाँ पूछ रहे हो? यहाँ पे पूछ रहे हो? ये सवाल यहाँ पे पूछ रहे हो? यहाँ क्या होगा अगर ये 7, मैंने क्या कहा था, अगर ये 17 नेगेटिव्स हैं तो ये 7 पॉजिटिव यहाँ हो जाएंगे, 7 नेगेटिव्स यहाँ हो जाएंगे। तो पूरा तो नहीं कैंसिल होगा ना, आधा चार्ज कैंसिल होगा। ठीक है, जाना आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए?
ओके, एक सेकेंड रुकिए। फिर यहाँ से एक तो मैसेज विंडो को फॉलो करना। ओके, थैंक यू। फिर एक और सवाल देखता हूँ। अच्छा, फिर एक बच्चे ने सवाल पूछा, व्हाट इफ दे आर टचिंग विद अर्थ वायर? व्हाट इज टचिंग विद अर्थ वायर? व्हाट इज टचिंग विद अर्थ वायर? तो जो भी चीज अर्थ वायर से टच होगी वो जगह तो न्यूट्रलाइज होगी। इसका सिंपल सा जवाब है if any side is touching with earth wire, that will be confirmed न्यूट्रलाइज होगी। वो तो डिस्चार्ज होगी। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे जाएं या इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर आ जाएं, ये तो बात की बात है। मिसाल के तौर पे अर्थ वायर यहाँ लगी है, अगर मैं यहाँ पे अर्थ वायर लगा दूं जी, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जमीन में से निकलकर इसको जाके न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये सवाल है मैम। बेटा जहां पे भी अर्थ वायर लगाओगे वो जगह न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक। फिर एक और जवाब किसी ने सवाल पूछा है, सर इजंट एवरीथिंग गेनिंग एंड लूजिंग चार्ज ऑल द टाइम? अब्दुल्ला टमाना, मुझे आपकी ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई कि क्या हर वक्त ही लूजिंग और गेनिंग चल रही है। आई डोंट गेट इट, क्या पूछना चाह रहे हो आप? इतना सिंपल भी, इतना भी शुगल नहीं है कि एवरी हर वक्त लूज और गेन हो रहा है। प्रॉपर स्टेप्स हैं भाई, प्रॉपर स्टेप्स हैं इसके। ठीक है, प्रॉपर स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स का सीक्वेंस याद करना बड़ा जरूरी है। ठीक। तो पहले पोलराइज कर रहे हैं, फिर हम दूसरी तरफ से उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, फिर हम अर्थ वायर रिमूव कर रहे हैं। तो यस, देयर आर स्टेप्स, देयर आर पर्टिकुलर स्टेप्स। आई विल रिकमेंड कि इनका रटा, इन स्टेप्स का 3-3, 4-4 स्टेप्स इनका रटा लगा लें तो कॉन्सेप्ट भी आसान हो जाएगा। कौन समझा तो मैं चुका हूँ, अब आखिरी बात ये कि रटा ही रह गया। रटे के बगैर भी अगर आप एक दफा दोबारा अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स खुद ब खुद याद हो जाएगा। आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स खुद ब खुद याद हो जाएगा। उमामा, आई एम सॉरी, मैं इस सिचुएशन को डिस्कस नहीं करूंगा। रॉड को भी टच कराएं, अर्थवायर को भी टच कराएं, फिर वो सारा कुछ ही डिस्चार्ज हो जाएगा। एक सवाल पूछो जी, एक बच्चे ने पूछा, सर यहाँ से रॉड टच करा दें, ठीक है, और यहाँ से अर्थवायर लगा दें, ये पूछ रहे हो? इफ इट वाज नेगेटिव, दिस वाज पॉजिटिव, दिस वाज नेगेटिव, ये पूछो ना पुत्र। सबसे पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, ठीक है, फिर ये एक दूसरे को कुछ कैंसिल करेगा, फिर अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स और भी बचते हुए वो भी यहाँ से जमीन में चले जाएंगे। एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट आ गया ना, एक पूरा रास्ता बिल्ड हो गया, सारा कुछ डिस्चार्ज हो जाएगा। ये भी डिस्चार्ज होंगे, ये भी सारा कुछ डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है मैम, यू गेट दिस, के सारा कुछ डिस्चार्ज हो जाएगा जी। ओके, थैंक यू। चलो जी, व्हाट डू वी विजुअली ऑब्जर्व एट स्टेप 2? विजुअली तो चार्ज नजर भी नहीं आता पुत्र। विजुअली चार्ज इज नॉट विजुअल। चार्ज हाथ लगाओ तो नजर आता है, झटका जब लगता है, ठीक है। When the two oppositely charged objects come in contact, it has no visual appearance. आंखों से नहीं चार्जेस दिखते, चार्जेस फील होते हैं। हाथ लगाओ तो सुथरा झटका लगता है ना, तब फील होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो जी, ओके भाई, दैट्स इट। ओ लेवल्स की बायोलॉजी वाले अपनी बायो की क्लास में जाएं, ओ लेवल्स के कंप्यूटर वाले अपनी कंप्यूटर की क्लास में जाएं। कल हम यहीं से आगे अपना फिजिक्स का लेक्चर कैरी करेंगे। फिलहाल मुझे बताइए, हमारे पास यहाँ पे एएस लेवल के बच्चे मौजूद रहेंगे और एएस लेवल की